तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया था उसमें से गणित का पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं आज, जिसमें आपको हम आज 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक ना। इससे पहले हमने आपको साइंस और एसएसटी पेपर का जो है दोनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए थे जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। आज हम आप लोगों के लिए गणित के क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ये सब इंट्रोडक्शन है, आप देख सकते हैं। यहाँ से आपका गुणनखंड यानी 2052 का आपको कर लेना है गुणनखंड, है ना। 2052 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो फिर 2 से लगाएंगे तो ये आएगा आपको 1026, है ना। फिर 2 से लगाएंगे तो ये आएगा आपको 513, है ना। फिर 2 से तो नहीं लगेगा, 5 1 6 6 3 9, 3 से लगेगा। 3 से लगेगा, 3 एकम 3, ये बजे 3 7 21, 3 एकम 3, 171। फिर आपको 3 से लग जाएगा, 7 1 8 1 9 होता है तो 3 5 15, 3 7 21 57। फिर 3 से लगेगा, 19 3 57। तो हमसे ये पूछा गया है कि इसमें 3 का घात कितना होगा। तो आप जब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3 गुने 19 लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 का घात हमसे पूछा जा रहा है, तो 3 का घात आपको कितना होगा, 3 होगा। यानी 3 को 3 बार लिखेंगे ना, तो 3 का घात यहाँ पे कितना होने वाला है, 3। तो ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। यानी आपको वैसे पद को ढूंढना है जो शांत नहीं अर्थात अशांत है ना। अशांत वाले पद को ढूंढना है। तो अशांत कब होता है दशमलव प्रसार, आप इसमें देखे होंगे, आपके पास कंसेप्ट होगा कि यदि किसी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का हो तो दिए गए परिमेय संख्या क्या होंगे, शांत होंगे। अकेला 2 के रूप में आए तब भी शांत होगा, अकेला 5 के रूप में आए तब भी शांत होगा, हर में गुणनखंड। ठीक है, 2 और 5 के सिवा कोई और अंक एंट्री मार दिया, समझ जाइए कि क्या होगा, अशांत होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हर का गुणनखंड, अंश वाले पद को आप छोड़िए, अगर कटने वाला है तो उसे काटिएगा भी, है ना। तो यहाँ 7 से तो कटेगा नहीं। तो यहाँ पर नीचे में देखिएगा तो अब 2 और 5 के रूप में, तो ये तो शांत है। यहाँ पर देखिए 2 और 5 के रूप में ही दिया गया है, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है ना, तो ये भी शांत है। यहाँ पर देखिए 15 ऊपर में है तो 3 गुने 5 इसका गुणनखंड बनता है, और नीचे में है 2 के पावर 4 गुने 7 के पावर 2। तो यहाँ पर देखिए 2 तो है लेकिन यहाँ पे 7, यानी 2 और 5 के सिवा जैसे ही कोई तीसरा अंक एंट्री मारेगा ये अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका बिल्कुल अशांत है। अशांत के लिए कंडीशन ही है कि दिए गए परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड यदि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं हो, यानी दोनों हो भी और उसके साथ कोई और अंक एंट्री मार दे, तो समझ जाइए वो क्या होगा, अशांत होगा। और यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में 13/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2, 13 तो एक अभाज्य संख्या, इसका गुणनखंड होगा नहीं, कटने वाला भी नहीं है, तो 2 और 5 के रूप में ही है, अतः यह शांत है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है ए बी सी आपका ये शांत है और ये आपका अशांत है ना। क्या है ये, अशांत। तो अपना ध्यान रखिएगा, अशांत के लिए कंसेप्ट हम दे ही चुके हैं, है ना। चलिए स्क्रीन छोटा सा है तो इसमें क्या है कि हम आपको कोशिश कर रहे हैं पूरा 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। तो जब आप इसे बहुपद को पहले पूरा हल कर लीजिए तो ये आपका बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, है ना। अब इसमें शून्यकों का योग पूछ रहा है, तो शून्यकों का योग बराबर फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी शून्यकों के योग को हम सूचित करते हैं ना अल्फा प्लस बीटा से। यानी द्विघात बहुपद के जो 2 शून्यक होते हैं उसमें एक अल्फा हो गया और दूसरा बीटा हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए, यहाँ पर उसका यूज होने वाला है। तो सबसे पहले ए बी सी का भी मान आप निकाल लीजिए। यहाँ पर ए का मान हो गया आपको 2, बी का मान हो गया आपको -5 और सी का मान हो गया आपको -3, है ना। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर जो सूत्र होता है यानी शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बाई ए, ये यूज करेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो माइनस फार्मूले में है एगो,
अब बी का मान भी आप गौर से देखिएगा तो -5 अब बट्टे में ए का मान आपका 2 हो गया, तो यहाँ माइनस गुने माइनस प्लस ये हो गया 5/2। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है यदि समीकरण 2x² + 5x px -3 = 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान। एक बार और सुनिए क्वेश्चन है 2x² + px -3 = 0 का एक मूल्य, यानी मूल का अर्थ होता है शून्यक, एगो शून्यक अगर -3 है तो p का मान क्या होगा। तो चलिए भाई सबसे पहले ये शून्यक है तो इसको संतुष्ट करता होगा, तो हम इस मान को क्या करेंगे, इस -3 जो है इस मान, ये x का वैल्यू है तो x के जगह पर हम इसको रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ से p का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और ये इसलिए इसको संतुष्ट करेगा क्योंकि शून्यक है, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए 2 और ये -3 का वर्ग हो जाएगा 9, है ना, और ये -3p और ये आपका बन गया -3 बराबर ये है 0। ये आपको हो गया 9 दूनी 18, 18 में से 3 गया तो ये बच गया 15, -3p बराबर हो गया आपको 0। यहाँ से -3p बराबर हो जाएगा -15, दोनों बगल माइनस से तो कट जाएगा ना, तो यहाँ से देखिए p बराबर आपको हो जाएगा 3 × 5 = 15, यानी p बराबर 5। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, p बराबर 5, ठीक है। तो अपना इसे आप याद रखेंगे। देखिए सोल्यूशन हम आपको करके दे रहे हैं, है ना, और हम लोगों का ये रहता है कि अच्छा से सोल्यूशन करके दें, लेकिन स्क्रीन छोटा होने की वजह से क्या कीजिएगा, थोड़ा मैनेज करके चलिए, है ना। अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद ax² - bx + c के शून्यक अल्फा बीटा हो, अल्फा कोमा बीटा हो, यानी अल्फा और बीटा इसके दो शून्यक हो, तो अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है। देखिए जब द्विघात बहुपद हो तो अल्फा इंटू बीटा अर्थात शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, है ना। तो c/a, तो यहाँ पर तो c तो ऑलरेडी c है और a तो ऑलरेडी a है, तो c/a ऑप्शन में है कहीं पे, तो c ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छठा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, यानी AP में है, ठीक है ना, यानी आपको जो पद AP में है उसे चुनना है। पहला पद आप देखेंगे, अच्छा AP का जो परिभाषा है वो क्या है कि जब कोई अनुक्रम समांतर श्रेणी में होगा तो उसके सार्वधान्तर आपस में क्या होंगे, समान होंगे। तो सार्वधान्तर यानी दो पदों के बीच के अंतर को देखना है आपको, है ना। तो जो टर्म है, जो पद दिए गए हैं उस पद के अंतर देखिए, यानी दो पद के बीच के अंतर को देखिएगा। तो 2 और 5 के बीच के अंतर यहाँ पर देखिए, पहला में आपको 2 और 5 के बीच 3 का अंतर मिल रहा है, 5 और 7 के बीच 2 का, तो डिफरेंस समान नहीं है, तो ये AP में नहीं है। यहाँ पर आप अगर इसे तोड़ेंगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग 49। तो जब 4 और 9 के बीच आप डिफरेंस देखेंगे तो 5 का आता है ना, 9 और 49 का बीच 40 का आता है, तो ये भी आपका नहीं है, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। अब अगला ऑप्शन में देखेंगे x x² है, तो x² में से x को घटाएंगे तो ये घटेगा तो नहीं, कॉमन लिख सकते हैं इसको, है ना। x³ - x² में से आप क्या करेंगे, अगर x² कॉमन लेंगे तो x - 1 बचेगा। तो यहाँ पर सर्वांतर इसका भी समान नहीं हो रहा है, तो आप डी ऑप्शन को गौर से देखिए। 1 और 3 के बीच 2 का अंतर है, 3 और 5 के बीच 2 का अंतर है, और आगे भी ये अंतर समान ही होगा क्योंकि दो पदों के बीच का अंतर समान है। जो 3 टर्म दिए गए हैं तीनों टर्म के बीच का जो अंतर आ रहा है दो पदों के बीच, वो आपस में समान आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 1 + cot² θ × 1 - cos² θ क्या होगा। तो देखिए भाई साहब 1 + cot² θ ये आपका फार्मूला ही होता है cosec² θ। क्या होता है, cosec² θ। हम यहीं पे हल कर रहे हैं, थोड़ा सा मैनेज करिए। 1 - cos² θ होता है sin² θ। तो आप जानते हैं ना sin θ गुने cosec θ क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे दोनों पे वर्ग है, अब घबराइए नहीं, sin² θ गुने cosec² θ भी यहाँ पे एक ही होगा क्योंकि दोनों पे वर्ग है। आप घातांक रूल याद कीजिए,
इसको आप साइन थीटा गुने कोसेक थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना। तो साइन थीटा गुने कोसेक थीटा 1 होगा, 1 का वर्ग 1 होगा, अर्थात एक ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही है। एक बात हम इसमें बताना चाहेंगे, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा और 1 + टेन स्क्वायर थीटा, ये दोनों जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एक ऑब्जेक्टिव तो आपके एग्जाम में कन्फर्म रहिएगा आएगा ही, ठीक है ना। इससे रिलेटेड जैसे सेक स्क्वायर थीटा के लिए पूछ सकता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के लिए पूछ सकता है, चाहे टेन के लिए पूछे चाहे कॉट के लिए पूछे, एक क्वेश्चन आप कन्फर्म रहिएगा। ये सब अधिकार प्राप्त क्षेत्र में रहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5x² - 4x + 2 का विभक्तर यानी विवेचक पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर विवेचक बराबर जो सूत्र होता है, विवेचक को कैपिटल डी से सूचित करते हैं, ये सूत्र बनता है b² - 4ac का, है ना। तो b² यहाँ पे आपका b का मान हो गया -4, तो -4 का वर्ग -4 गुने a का मान 5 और c का मान हो गया आपको 2, है ना। तो 4 चौके 16 और 4 पंचे 20 दूनी 40। तो आप देखेंगे 40 में से 16 घटाएंगे तो -24, यानी डी का मान 0 से क्या हो रहा है, छोटा। हम यहाँ पे डी का मान ही देखना था, इसका रिलेशन नहीं देखना था। तो डी का मान जो है यहाँ पर -24 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन, 2x² - 4x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ भी हम लोग डी का मान ही देखेंगे, है ना, तभी तो मूलों की प्रकृति पता चलेगा ना। तो डी बराबर होता है b² - 4ac, है ना, और b का मान यहाँ पर -4 है, फिर -4 गुने a और गुने c 3, 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 त्रिक 24, ये आपको -8 आ रहा है, नहीं तो माइनस, यानी d का मान जो है माइनस में जा रहा है ना, d < 0। तो जब d का मान 0 से छोटा हो तब मूलों की प्रकृति होती है कोई वास्तविक मूल नहीं। क्या होती है, कोई वास्तविक मूल नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी वास्तविक नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। बी ऑप्शन जो है वास्तविक और समान, तो ये डी बराबर 0 पर होता है। और ये जो सी ऑप्शन जो है वास्तविक एवं असमान, ये डी का मान जब 0 से बड़ा होता है तब ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो 9 के बाद आप 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन x² - 3x + 2 = 0 का एक मूल है, यानी मूल का मतलब हो गया शून्यक है, ठीक है। x² - 3x + 2 = 0 का एक मूल ज्ञात करना है अभी, तो देखते हैं। चलिए हम लोग ज्ञात ही करते हैं क्या। x² - 3x + 2 = 0 है, ये दिया हुआ है पहले से। आपको सोचना है, आप द्विघात गुणनखंड पढ़े होंगे तो आपको सोचना है कि a और c को गुना करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ a का जो मान है वो 1 है, 1 को c से गुना करेंगे, यानी 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा। अब सोचना है कि कौन ऐसी संख्या है जो गुना करने पर 2 होती है, जोड़ने या घटाने पर -3 पुरता है। तो 2 और 1 ऐसा संख्या खुद में कि गुना करने पर 2 और जोड़ेंगे तो क्या पुर जाएगा 3। तो हमको इस तरह से एडजस्ट करना होता है। तो x² - 2x - x + 2 बराबर क्या होगा 0, है ना। यहाँ से अगर हम x कॉमन लेते हैं तो x - 2 बचता है इसका, और -1 कॉमन लेते हैं तो इसका x - 2 हो जाता है बराबर 0। यहाँ से आपको 2 गुणनखंड प्राप्त होंगे, x - 2 × x - 1 बराबर 0, है ना। यहाँ से x का भी मान आ जाएगा, -2 का इधर लाएंगे तो +2 और -1 तो इधर आएगा +1। तो 2 और 1, तो 2 और 1 में कोई भी ऑप्शन आ रहा है क्या। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 0 है, बी ऑप्शन नंबर आपका -1 है, सी ऑप्शन नंबर -2 है और डी ऑप्शन नंबर 2 है। तो 2 तो आ रहा है ना, 1 तो है नहीं, तो 2 आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परमेय संख्या को देगा। आप देखिए ना, यहाँ पे पहला ऑप्शन है √3 गुने √5, तो √3 और √5, √3 भी एक अपरमेय संख्या है, √5 भी एक अपरमेय संख्या है। आपको ऐसे पद को चुनना है जिसका गुणनफल एक परमेय देने वाला है। तो √3 गुने √5, जब √3 को √5 से गुना करेंगे तो √15 होगा, है ना। और √15 जो है क्या है, एक अपरमेय संख्या है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। 9 × 7 = 63, यानी √, आपका ये 63 हो जाएगा, ये भी आपका अपरमेय है। 8 दूनी 16, है ना, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, ये आपका क्या है, परमेय है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ये भी जांच कर लेते हैं। 6 × 3 = 18, और जब 18 का
वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में चला जाएगा, है ना। तो ये भी आपका क्या अपरमेय है। तो ए, बी और डी जो है आपका अपरमेय है, अपरमेय को निरूपित कर रहा है, अपरमेय को दिखा रहा है। और सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल परमेय को दिखा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है। तो सबसे पहले आप 154 का क्या कर लेंगे, गुणनखंड, है ना। 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते 14, फिर कितना होगा 2 सत्ते 14, फिर 2 सत्ते 14, है ना। फिर आप कितना से लगाएंगे, 7 से 11 सत्ते 77। तो आपका ये बनता है 154 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 7 गुने 11। कहीं पे है ऑप्शन सी ऑप्शन, 2 गुने 7 गुने 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है, यानी एक घात वाला समीकरण को आपको ढूंढना है जिसका पावर जो है 1 हो, है ना। एक घातीय यानी रैखिक समीकरण को आपको ढूंढना है। तो इसमें से चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपका पहला है x + 5 = x + 7। तो देखिए यहाँ x और x कैंसिल हो जाएगा, यानी इस पद को जब आप इधर लाएंगे, आपको समीकरण बनाना है तो एक तरफ RHS पद को आपको 0 करना होगा और RHS टर्म में जो भी पद होंगे उसको आपको इधर लाना होगा बाएं तरफ, ठीक है। तो बाएं तरफ जब हम इसको ले जाएंगे तो ये x कट ही जाएगा, तो ये रेखिक नहीं ना हुआ, ये अचर समीकरण हो गया। तो इसको तो आप छोड़ ही दीजिए, आपको रेखिक चुनना है। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में जब आप इसे हल करेंगे तो x² हो जाएगा, है ना। जब x² प्लस इसको जब चलिए हल करते हैं तो x² + 1 का वर्ग 1 प्लस 2x a² + b² + 2ab बराबर x² + 4x + 2। तो यहाँ पे x² से x² आपका हो गया कैंसिल, है ना। और आपको यहाँ पे अगर 4x के तरफ इधर लाया जाए 4x को तो माइनस में चला जाएगा 2x के, और +1 - 2 बराबर 0। तो यहाँ पे -2x और -2 -1 = 0 आ रहा है। तो हमको चुनना क्या था, एक बार हम देख लें, रैखिक समीकरण को देखना था, एक घातीय, एक घात वाले को। तो एक घातीय समीकरण आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, क्योंकि जब आप इसे हल करेंगे तो आपको -2 -2x -1 प्राप्त होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आप चर्चा सी नंबर का करेंगे, सी ऑप्शन का, तो सी ऑप्शन आप देखिए गौर से, x² + 2x + 1 बराबर 0। ये पहले से ही हाईएस्ट पावर पर निर्भर करता है इक्वेशन का, मतलब कि कौन सा इक्वेशन है, समझ ही रहे हैं। तो x² + 2x + 1 बराबर 0 जो है ये द्विघात समीकरण को दिखा रहा है। यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए x² + 5x + 6 बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण को दिखा रहा है। अच्छा एक बात और हम यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहेंगे। देखिए समीकरण और बहुपद में अंतर है। अगर हम ये पूछते कि -2x - 1 क्या है, तो आप उस वक्त समीकरण नहीं बोलते, आप उस वक्त बोलते रैखिक बहुपद, ठीक है ना। और -2x - 1 बराबर 0 या कोई और अंक रहता तो ये आप समीकरण हो जाता। बात समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, यानी 2 घात वाले, हाईएस्ट पावर आपको 2 चुनना है ना। तो देखिए तो इसमें से कौन सा है, ए ऑप्शन हो गया आपको x + 1 × x - 2 बराबर x - 1 × x + 5। जब आप इसे हल करेंगे तो x² दोनों तरफ होगा, कट जाएगा, तो ये आपका द्विघात समीकरण तो नहीं है। बी ऑप्शन भी आपका दोनों बगल x² है, ये भी कट ही जाएगा। सी ऑप्शन तो देख ही रहे हैं हम, सी ऑप्शन तो ऑलरेडी है, हम लोग देख रहे हैं ना। 2x² + 4x + 2 बराबर 0 पहले से दिया हुआ है ना, बहुत आसान तरीके से लग भी रहा है देखने में। और ये वाला भी आपका द्विघात नहीं है, क्योंकि जब आप इसे हल करेंगे तो x² दोनों तरफ आ जाएगा, x² कैंसिल हो जाएगा, है ना, और फिर ये रैखिक समीकरण में बदल जाएगा। चलिए तो आपका 14 नंबर आपका क्लियर हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि समीकरण 4x² - 3kx + 1 = 0 तो और 0 के मूल बराबर हो तो k का मान, यानी मूल बराबर हो तो मूल बराबर कब होते हैं, जब d का मान 0 के बराबर होता है। और d का मान 0 के बराबर अर्थात b² - 4ac = 0, है ना। और b का मान यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो -3k होगा, उसका वर्ग -4 गुने a गुने c = 0, है ना। तो -3k का हो जाएगा 9k²
4 चौके 16 इक्वल टू 0, यानी आप लिख सकते हैं 9 के स्क्वायर बराबर 16, यहाँ से के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16/9, और जब आप इसे के का मान निकालेंगे तो के का मान आपको आ जाएगा ±4/3। तो ±4/3 है कहीं पे ऑप्शन में, ±4/3 आप देखिए तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है ना। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी सही है, ±4/3, ±4/3 है ना। अगला क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 2 एवं गुणनफल -15 है तो वह द्विघात बहुपद होगा। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा, है ना। ये सूत्र बनता है भाई साहब। अब यहाँ पे x² माइनस शून्यकों का योगफल यानी अल्फा + बीटा 2 दिया हुआ है तो 2x रख दिया, माइनस प्लस है फार्मूला में, -15 है आपका गुणनफल। तो जब आप इसे विस्तार करेंगे तो x² - 2x - 15 बन जाएगा। तो अब ढूंढिए x² - 2x - 15 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, x² - 2x - 15। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, यानी ऐसे पद को चुनना है जो एपी में नहीं है। तो एपी में नहीं होगा तो उसका सर्वांतर समान नहीं होगा। तो सबका आप ऑप्शन में सर्वांतर को चेक कीजिए। यहाँ पर देखिए 12 4 16, 16 4 20, ये तो है। वर्ग को तोड़िए तो 4 25 और ये 49, 4 और 25 के बीच 21, 25 और 49 के बीच आपका हो गया 25 और 49 के बीच हो गया 24 का, ये आपका नहीं है समांतर श्रेणी में, ये आपका नहीं है। देख रहे हैं ना, 4 और 25 के बीच आपका 21 का अंतर हो रहा है और 25 और 49 के बीच आपका 24 का अंतर हो रहा है। अगर आप सी ऑप्शन की बात करेंगे तो ए और 3a के बीच 2a का और 3 और 5a के बीच 2a का। यहाँ पर डी की बात करेंगे तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 2 का अंतर आ रहा है। 17 नंबर का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समांतर श्रेणी √2 × √8, √18, √32 का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यानी सर्वांतर क्या होगा ये आपको देखना, यानी एपी में है ये टर्म। तो जब कोई टर्म एपी में रहता है ना तब उसका सर्वांतर होता है दूसरा पद घटे पहला पद, यानी इसमें आपका पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तो दूसरा पद घटे पहला पद। तो दूसरा पद आपका √8 है, √8 को जब आप गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 और -√8। अब जिसका जोड़ा लग जाता है रूट से बाहर हो गया तो 2√2 -√2 है ना। तो 2√2 में से √2 चला गया तो क्या बचेगा, √2 बच जाएगा। तो कहीं पे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, √2। अगला क्वेश्चन है, यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान। तो जब कोई टर्म एपी में होता है तो उसका सर्वांतर समान होता है ना। और जब सर्वांतर समान है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको हल करके देख लें। 3x - x + 2 बराबर ये हो जाएगा 4x + 1 - 3x, है ना। यहाँ से जब आप इसे विस्तार करेंगे तो 3x - x - 2 और ये हो जाएगा x + 1, है ना। तो ये 2x माइनस क्या हो जाएगा 2 बराबर x + 1, यहाँ से आपको x बराबर हो जाएगा 3। तो हम 3 यहाँ पे x का मान आया है तो हम देखते हैं कि ये x का मान 3 संतुष्ट करता है कि नहीं, एक एपी बनाता है कि नहीं। तो 3 2 5, 3 3 9 और 3 चौके 12, 1 13, सभी के बीच का अंतर देखिए तो 5 4 9, 9 4 13, यानी बिल्कुल ही सही आंसर आया है x का मान सी ऑप्शन, x का मान 3 बिल्कुल सही आया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 19 का सी। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें मान पुट करना है, सभी के बीच गुणा का चिन्ह है, आप गुणा का चिन्ह प्रयोग करके यानी गुणा करके और आप इसका मान निकाल दीजिए। 10 का मान क्या होता है, 10 का मान होता है आपको 1/√3, 30 डिग्री का, है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है तो आप माफ़ कीजिएगा, बोलने में हो जाता है थोड़ा सा। 37 डिग्री का वैल्यू हो गया आपको 1/2, है ना। cot 60 का हो गया आपको, तो cot 60 के लिए आप tan 60 का जानवे करते हैं √3, तो cot 60 का 1/√3।
विपरीत। और कोसेक 30 डिग्री का हो गया आपको, साइन 30 डिग्री का होता है 1/2, तो कोसेक 30 का 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 को 1/√3 से गुना करेंगे तो 1/3। तो ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1/√3, बी ऑप्शन सही है ना। ये बी ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 10,7,4 डॉट डॉट का 10वां पद, यानी 10वां पद T10 निकालना है। तो T10 को क्या लिखते हैं हम लोग, a+9d, है ना। यहाँ पे a का मान देखिएगा तो 10 हो जाएगा, प्लस 9 गुने d का मान हो जाएगा 7 में, चूँकि AP में है तो दूसरा पद घटे पहला पद, 7 में से 10 गया तो -3। तो आप देखेंगे 10 और 9 कितना 27, माइनस में यानी माइनस में 17, तो कहीं पे ऑप्शन में है सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समांतर श्रेणी 2,7,12 डॉट डॉट का कौन सा पद 47 है। कौन सा पद क्या है 47, हमको 47वां पद चुनना है। तो 47 कौन सा पद है ये देखना है, यानी Tn बराबर आपको 47 दिया गया है ना। तो Tn बराबर फार्मूला जो लगता है a+n-1 इंटू डी का वो लगाइए। हम यहाँ पे किए हैं, a का मान हम 2 रख ही दिए हैं और n का मान हम देखेंगे कि केमा पद ये हो रहा है। वैसे आप इसे ठेठी में भी कर सकते हैं, 7 में से 2 गया तो ये 5 बचा और ये 47, तो ये आपका 5 इंटू n-1 इक्वल टू 47 में से 2 चला गया तो 45, पर 45, n बराबर 10 है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो n बराबर यहाँ पे आपको हो गया 10, हमारा योगफल निकालना है वो भी विषम के लिए। विषम के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख दें 1 + 3 + 5, इस प्रकार के 10 संख्या को जोड़ करके देखना था, उसका योगफल निकालना है। तो आप ऐसे भी 10 को लिख करके उसका जोड़ करेंगे, जो आएगा वो आंसर है। नहीं तो आप AP पढ़े हैं, उसमें SN का जो फार्मूला योगफल का जो सूत्र होता है वो लगा दीजिए। तो SN बराबर फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, है ना। तो ये फार्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं। अभी S10 निकालना है ना 10 पदों का, तो 10/2 इंटू 2a + 10 - 1 इंटू डी का मान कितना होगा 2 होगा, है ना। 2 × 5 = 10, ये कट रहा है, और ये आपका हो गया 2 + 9 दूनी 18, 18 और 2 हो जाएगा 20, अब 20 × 5 = 100 हो जाएगा आपको। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, Tn बराबर यानी nवां पद, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद Tn के रूप में दिया गया है 2n + 5 करा T4 क्या होगा, इसके तर्ज पे आपको देखना है T4 का मान। तो T4 के लिए चूंकि Tn का जो पैटर्न है वो आपका 2n + 5 का बन रहा है, T4 हमको निकालना है। तो जहाँ जहाँ n है ना भाई, वहाँ वहाँ आप 4 रखो। तो 4 दूनी 8 + 5, 8 × 5 = 13, देखो यहाँ पे 13 है ना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन बच्चे इसमें क्या होते हैं कि कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो आपको कन्फ्यूज नहीं करना है, कन्फ्यूजन में नहीं जाना है भाई, और जब तक हमें आप तो जाएंगे नहीं कन्फ्यूजन में, है ना। Px बराबर दिया गया है x⁵ 5 + 1 और Gx का जो मान है वो है x + 1। तो ये अर्थात इसमें से क्या हुआ कि x + 1 से हम x⁵ 5 + 1 में भाग दे रहे हैं, यानी Gx जो होता है वो भाजक होता है और Px जो होता है वो भाज्य होता है। तो हम Gx से Px में भाग दे रहे हैं। तो आप भाग तो जानते होंगे, कितना से लगाएंगे जो ये कटेगा, तो x⁵ 4 से, है ना। तो वही पूछ रहा है कि Px/Gx, या अर्थात इसका जो Px/Gx किसके बराबर होगा, Px/Gx होगा Qx के बराबर, यानी भागफल के बराबर। ये जो देगा वो भागफल आएगा इधर, है ना। तो भागफल में x का घात क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो हमसे घात पूछ रहा है ना, तो घात आपका क्या हो जाएगा 4, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद Px का 1 शून्यक -3 है तो Px का एक गुणनखंड क्या होगा। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है क्लास 9th में बहुत अच्छे से करवाए हुए हैं, है ना। 1 शून्य का आपको दिया गया है, हम आपको चलिए 10th के तरीका से कराते हैं। अल्फ़ा = -3 है, हमारा
px का एक गुणनखंड पूछ रहा है, तो जब एक शून्य का पता हो तो उसके लिए एक गुणनखंड क्या बनता है, x माइनस अल्फा बनता है, x माइनस अल्फा। तो x माइनस अल्फा है ना, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, x प्लस 3 कहीं पर ऑप्शन में है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2x माइनस 5y इक्वल टू 7 का एक हल क्या हो सकता है। सबसे सिंपल आसान तरीका आपको बताते हैं। जो इसमें से आप क्या करिएगा, बारी बारी से इसमें मान पुट कीजिएगा। जो मान LHS टू RHS कर दे, यानी LHS में पुट करिएगा और RHS आपको दे दे, समझ जाइएगा वो आंसर है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन अगर हम चेक करें तो -6 है, तो -6 दूनी 12 और y का मान 1 है तो 5, तो -12 -5 -17 हो गया। तो ये आपका संतुष्ट नहीं कर रहा है, RHS 7 है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है ना, ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। बी ऑप्शन की चर्चा कर लें तो x का मान 3 है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और y का मान आपको 1 है तो 5 है कहीं 5, 6 में से 5 गया तो 1 बचना चाहिए, जबकि 7 है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, गलत है। x बराबर -1, सी ऑप्शन की बात कर रहे हैं, x बराबर -1 पुट करेंगे तो -2, और y बराबर 1 तो y बराबर 1 तो 5 है कहीं 5, तो -2 -5 -7 होना चाहिए, जबकि इधर 7 है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो डी ऑप्शन तो सही ही होगा, 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा तो सही ही होगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, लेकिन चलिए जांच ही कर लेते हैं। 6 दूनी 12 हुआ, x का मान 6 है तो 6 दूनी 12, और y का मान 1 है तो 5 एकम 5, 12 में से 5 गया कितना बचाएगा, पॉजिटिव में 7 है ना, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 4 के आलेख पर है। बिंदु x बराबर 4 के आलेख पर, ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y और ये y डैश है। तो यहाँ पे x बराबर 4 के आलेख पे हमको देखना है, तो x बराबर मान लीजिए ये 4 का आलेख है, तो हम इस पे एगो बिंदु क्या मिल सकता है, तो एगो इस पे बिंदु मिलेगा हमको, है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे है एगो बिंदु हमको मिल सकता है। पहले x लिखा था ना 4,0, क्योंकि इस पे y जो है 0 है, तो 4,0 आपका ए ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14, डॉट डॉट के लिए A20 माइनस A10 का मान क्या होगा, यानी A20 माइनस A10 का मान, तो A20 माइनस A10, चलिए टर्म AB में है तो हम लोग पहले यहाँ क्लियर कर लें। A20 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 19D है ना, और A10 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D, तो माइनस चिन्ह के साथ गुना हुआ तो चिन्ह बदल गया, कैंसिल हो गया, 19D में से 9D चला गया तो 10D बचा। अब वह उधर से D का मान इसमें पुट कीजिए, 6 में से 2 गया 4, 10 चौक 40 है कहीं पे ऑप्शन में, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए इसमें जैसे बताने में बन रहा है हम बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसमें थोड़ा अच्छे से बताएं, लेकिन स्क्रीन छोटे होने की वजह से पेन जो है इसका सही से काम नहीं कर रहा है, तो नहीं तो हम बहुत ही बेहतरीन इसमें बताते, थोड़ा बोलते हैं उसमें उसी में समझने की कोशिश कीजिएगा। समीकरण, अगला क्वेश्चन है, समीकरण 5x माइनस 15y इक्वल टू 8 तथा 3x माइनस 9y बराबर 24/5 के आलेख ऐसी दो रेखाएं होंगी जो पहला संपाती हो, दूसरा समांतर हो, तीसरा परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो, और चौथा इनमें से कोई नहीं। यानी किसको ये जो समीकरण है ये इसमें से किस रेखा को प्रदर्शित करेगा। तो चलिए हम समीकरण का जो कंडीशन है, आपको याद होगा कंडीशन, A1/A2 है ना बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये जिसका आएगा तो ये क्या कहलाएगा, तो इससे कौन सी रेखा निकलेगी, इससे निकलेगी संपाती रेखा। ठीक है, इससे कौन सी रेखा निकलेगी, संपाती। उसके बाद A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 है ना, तो इससे कौन सी रेखा निकलेगी, तो इससे आपका रेखा निकलेगा प्रतिच्छेदी, यानी एक बिंदु पर रेखा प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, तो इससे जो आपका रेखा निकलने वाला है ये आपको समांतर रेखा देने वाला है। कौन सा, समांतर रेखा। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को जब आप हल करेंगे, आप यहीं पे समझिए, 5 3 दे रहा है ये,
माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 का 3 और 3 5 15, 5/3 ही देगा। और 8 बट्टा दोनों का 5/3 आया है, 8/24, 8/24/5 कीजिए, इसका खाली निकाल लीजिए कितना आता है, 5 ऊपर और 24 नीचा, 8 त्रिक 24, ये भी आया 5/3, यानी तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो तीनों आपस में बराबर है तो इसकी रेखाएं जो होगी वो समपाती होगी, अर्थात ये जो रेखा होगा ना, रेखा पर एक और रेखा होगा, ध्यान रखिएगा, समपाती। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो प्रारूप जो दिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा आप समझ ही सकते हैं। क्वेश्चन जो है इसमें 31 नंबर, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो आप याद कीजिए, एक थ्योरम था, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे जब आपको एक ट्रिक बताते हैं, जब क्षेत्रफल दिया हो और भुजा पूछे तो क्षेत्रफल वाले का रूट कर देना है ना, और जब भुजा पता हो और क्षेत्रफल पूछे तो भुजा का वर्ग कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्षेत्रफल दिया हुआ है और क्षेत्रफल और भुजा पूछ रहा है उसके संगत भुजा, तो क्षेत्रफल पे क्या कर देना है, रूट कर देना है। तो 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7 और 81 का हो जाएगा 9, तो 7:9। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है और बहुत ही आसान है और हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए नीचे में भी आपका सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें भुजा का अनुपात दिया हुआ है और आपसे पूछा क्षेत्रफल जा रहा है ना। तो संगत भुजा का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, बताइए कितना होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4 चौके 16 और 5 25, यानी ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही है ना। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर होगी। तो समचतुर्भुज के विकर्ण यानी D1 आपको दिया है 24 और D2 आपको दिया है 32। तो इसका जब आप फार्मूला लगाएंगे भुजा के लिए, तो भुजा के लिए फार्मूला बनता है आपका 1/2 √D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, है ना। 1/2 √D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, तो 1/2 है ना। और ये D1 है यहाँ, यानी यहाँ पर है 24 का वर्ग 576 और D2 हो गया आपका 32, तो 32 का वर्ग आप देखें, है ना, 32 का वर्ग 3 का वर्ग 9 हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, यानी आपका 4 2 9 1 10, 1024 हो जाएगा। 1024 में आप 576 को ऐड कर लें तो आपका 6 4 10, 7 2 9 1 10, 5 1 6, 1600 का वर्गमूल आप देखेंगे तो ये 40 आएगा ना। तो 1/2 गुने 40, तो 20 दूनी कितना होगा 40, 20। ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 60 डिग्री। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो और दो एंगल आपको पता हो तो एंगल को पहले जोड़ने पर यदि 90 हो जाता है तो आप दोनों में से किसी एक को चेंज करो। यहाँ पे ऐसा करो ना कि मान ही पुट कर दो, सबसे बेस्ट रहेगा, है ना। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, है ना, वो कंडीशन पे भी बनाते तो वैसे ही बनता। और cot 60 का क्या मान होगा, इसका भी मान हो जाएगा 1/√3। तो आपका 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 3, इसका एलसीएम आ जाएगा तो 1 + 1, 1 + 1 यानी 2/3। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2/3, ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ABC और DEF दो त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात दिया गया है। क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे? यदि मतलब पूछ रहा है ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे, किस आधार पे। देखिए तो हम सबसे पहले तो त्रिभुज बना लें, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज DEF। इसमें ABDE इसका संगत भुजा बना रहा है ACDF। तो बताइए SAS के समरूपता नियम देखे होंगे, संगत भुजाओं
का जो अनुपात होता है उसके अंतर्गत कोण समान होना चाहिए। तो कोण ए और इसका कोण डी, ये दोनों भुजा संगत भुजा के अंतर्गत कोण बना हुआ है ना, कोण ए और कोण डी, अगर ये दोनों बराबर हो गया तब ये समरूप हो जाएगा दोनों त्रिभुज। तो कोण ए बराबर कोण डी, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, दोनों त्रिभुज समरूप हैं और दोनों का क्षेत्रफल यानी ABC का क्षेत्रफल 121 और PQR का क्षेत्रफल 169 है। तो कह रहा है BC बट्टा QR का अनुपात क्या होगा। वही क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, भुजा का अनुपात पूछा जा रहा है। तो 121 और 169 का वर्गमूल कर दीजिए, 121 का 11, 169 का हो जाएगा 13, तो 11:13 है कहीं पे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो भाई साहब ये कॉन्सेप्ट ही है ये त्रिकोणमिति का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फार्मूला ही होता है, संबंध है ना। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR यानी त्रिभुज ABC और PQR ये दोनों समरूप हैं। कह रहा कोण B जो है ये 47 डिग्री है, ये 47 डिग्री है, और कोण R जो है ये आपका 83 डिग्री है। देखिए जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है, आप सोचिए, तब इसके संगत कोण बराबर होंगे, अर्थात या तो इसका ये जान लीजिए कि कोण Q जो है ये अभी आपका 47 है और कोण C जो है ये आपका 83 के इक्वल है। तो हमें A का मान पूछा जा रहा है ना, तो हम C के लिए 83 यहाँ से लाएंगे, मतलब 83 इसके इक्वल होगा C, है ना। तो ये C का मान 83 हो गया। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 83 में 47 को पहले जोड़ लेते हैं, 7 3 10, 8 4 12, 1 13, 130 डिग्री हो गया। दो एंगल का मान दो कोणों का योग 130 डिग्री हो गया, तो तीसरा क्या होगा 50 डिग्री होगा, क्योंकि आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC PQR ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कह रहा है कि इसमें BC 8 है, BC कितना है 8 है। तो कह रहा है QR आपको निकालना है और PQ जो है 2AB के इक्वल है, ये आपको दिया गया है। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, है ना। तो AB बट्टा PQ बराबर BC बट्टा क्या होगा QR होगा। तो AB बट्टा PQ 2AB के इक्वल पहले से दिया है, उसमें BC आपको 8 पहले से दिया है और QR आपको निकालना है। आप यहाँ से देखिए AB से AB कैंसिल हो जाएगा, जब कोना कोनी गुना होगा तो QR बराबर क्या हो जाएगा 8 दूनी 16। तो ऑप्शन नंबर आपका C ऑप्शन बिल्कुल सही है 39 का। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है ना। सबसे पहले तो ABC एक त्रिभुज बना लेते हैं, ABC जिसमें AD लंब BC पर, यानी AD लंब किस पे BC पे, AD DC के बराबर, यानी AD और DC इक्वल है, यानी ये भी 8 है ये भी 8 है। कह रहा है BC 14 है, यानी BC कितना है आपका 14 सेंटीमीटर। जब ये 8 है तो ये आपका 6 हो गया, क्योंकि BC टोटल 14 था, है ना। और ये लंब है, लंब 90 डिग्री के कोण के साथ गिरता है भुजा पे, है ना। तो ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर दिया। हमसे पूछा क्या जा रहा है AB, इस भुजा का मान AB, इस भुजा का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए AB बराबर क्या होगा, ये कर्ण का काम कर रहा है, कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो रूट अंडर लंब स्क्वायर यानी 8 8 64 और आधार 6 6 1 36, 64 और 36 आपका हो जाएगा 100 और 100 का वर्गमूल आपका बनेगा 10। तो ऑप्शन नंबर आपका C सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की परिधि जो है, परिधि यानी 2πr उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है, ये कंडीशन है आपका। यहाँ से देखेंगे तो
2 गुने 22/7 गुने r, यह हो जाएगा 2r + 9 हो जाएगा ना। 22 दूनी 44 बट्टे में 7 इंटू r, -2r हम लिख सकते हैं, ये प्लस में 2r है तो इक्वल टू 9। यहाँ से अगर r कॉमन लें और भिन्न का घटाव करें तो 7 दूनी 14, 44 में से 14 चला जाएगा, 44 में से 14 चला जाएगा तो आपको 30 बचेगा, है ना। तो 30/7 बराबर 9, 3 तिया 9, 3 दहाई के 30, 7 ऊपर जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा, 21/10, 21/10 यानी 2.1। ये आपका त्रिज्या का मान दे रहा है r बराबर, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा हम इसमें फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं इसमें, है ना, थोड़ा मतलब स्टेप बाय स्टेप नहीं, थोड़ा स्टेप को उड़ा भी रहे हैं, तो थोड़ा आप इसमें बेसिक देख लीजिएगा अपना, है ना। आप जिस तरह से सोल्यूशन करते हैं आप उसी तरीके से सोल्यूशन कीजिएगा, है ना, ये आपके माइंड पे निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है और उनकी परिधियों का अंतर जो है 20 सेंटीमीटर, उनके त्रिज्या का योग क्या बनेगा। सबसे पहले देखिए दो वृत्तों के क्षेत्रफल, तो मान लेते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या r, दूसरे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r, कैपिटल स्मॉल दोनों लेके चलते हैं, तो ऐसा मान लिए ई है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और परिमाप 2πr - 2πr, ये आपका 20 दे लें, अंतर का अर्थ होता है घटाव, ठीक है। अगर हम यहाँ से पाई कॉमन लें तो ये r² - r² का प्रोसेस दे रहा है ना। a² - b² के पद पे भी जा रहा है तो a + b × a - b, है ना, बराबर 100। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर हम यहाँ पे 2π को कॉमन ले लें तो r - r का ये रिजल्ट होगा। अगर हम 2π को वहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो r - r बराबर क्या बनेगा, 20, 2 दहाई के 20, यानी r - r बराबर 10/π। तो हम क्या, हमसे पूछा क्या जा रहा है, त्रिज्याओं का योग पूछा जा रहा है, यानी r + r पूछा जा रहा है। तो हम r - r का तो मान रख सकते हैं ना, r + r इंटू r - r का मान आया 10/π बराबर 100। पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, 10 दाएँ के 100 कैंसिल हो गया, तो यानी कि आपका 10 सेंटीमीटर आ रहा है आंसर, है ना। तो 10 सेंटीमीटर आप लिख, इसमें देखिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 5, P तथा 2, 0 के बीच की दूरी यदि 5 है तो P किसके बराबर है। तो दूरी सूत्र से ये बनेगा, दूरी सूत्र क्या बनता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, जगह अभाव के कारण हम यहाँ से ही घटाना स्टार्ट करते हैं। 5 में से 2 गया 3, 3 का वर्ग बनेगा ना, x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल p²। तो 3 का वर्ग प्लस p² इक्वल टू दूरी 25 है तो 25 का वर्ग 5 का वर्ग करना पड़ेगा, सॉरी दूरी 5 है तो 5 का वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि हम रूट नहीं चढ़ाया, रूट इधर लगा दिए, है ना। तो 3 का वर्ग 9 हो गया, 9 + p² इक्वल टू 25। यहाँ से p² क्या बनेगा, 25 माइनस में 9, p² इक्वल टू 16, p बराबर हो गया +-4। +-4 ऑप्शन में है कहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, +-4। अगला क्वेश्चन है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 36:49 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखिए वो त्रिभुज वाला जो कंडीशन आपको बताए थे ट्रिक के रूप में और वृत्त में, ये दोनों में सेम कंडीशन अप्लाई कीजिएगा। अगर क्षेत्रफल दिया हो, अगर आपसे त्रिज्या का अनुपात पूछे तो क्षेत्रफल पे रूट कर देना है। अगर त्रिज्या का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वर्ग कर देना है, कोई दिक्कत। चलिए दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात है 36:49, तो उनके त्रिज्या का अनुपात क्या बनेगा। तो वर्ग रूट कीजिए ना, त्रिज्या पूछ रहा है ना, तो 6 और 7, 6 अनुपात क्या बनेगा 7, बी ऑप्शन। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक बिंदु P, यानी एक वृत्त है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है ये वृत्त है R, और इसके बिंदु मान लीजिए यही है P बिंदु। P बिंदु से एक PT एक स्पर्श रेखा खींची गई है,
और इसकी लंबाई है 24। कितनी है? 24। कह रहा है ओ से टी को मिला भी दी गया, ओ से टी की लंबाई पूछा रहा है, ओ से टी की लंबाई, यानी कर्ण पूछा जा रहा है आपसे, है ना। और इस तरह के क्वेश्चन तो कन्फर्म रहिएगा आप एग्जाम में। वृत्त के इस तरह के क्वेश्चन वृत्त चैप्टर से कन्फर्म है एक ठो। तो h बराबर क्या होगा? h बराबर रूट अंडर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 7 49 24 24 576, 576 में 49 को जोड़ेंगे 625, 625 का हो जाएगा वर्गमूल 25। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही है। जब आप कैलकुलेशन करेंगे आपको ये चीज़ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात जो है 2:3 है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात देखिए। फिर से क्वेश्चन दोहराया, त्रिज्या दिया है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, वर्ग कर देना है। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4:9, 4:9, बी ऑप्शन सही है। अगला है साइन 52 डिग्री माइनस कॉस 38 डिग्री। तो 52 और 38 को जोड़ने पर 90 होता है ना, तो किसी एक को चेंज करना है, वही बात बता रहे थे। साइन 52 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 38 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 52 लिख सकते हैं ना। और ये आपका बन जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 52 कैंसिल होकर कट के क्या देगा? 0। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर एगो बिंदु P है और P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो कर्ण और आधार आपको पता है, लंब निकालना है। लंब बराबर क्या होगा? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, 169 में से 144 गया बचा 25, 25 का वर्गमूल 5। ऑप्शन नंबर सी सही है ना। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालिए। यानी 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल, ऐसे समझिए। तो यहाँ पर जो सुई, मिनट की जो सुई होगी वो त्रिज्या का काम करेगा। 14 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या हो गया। थीटा हमको 15 मिनट के लिए निकाल लेना है। तो हम जानते हैं 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 360 डिग्री का होगा। तो 1 मिनट में कितना का बनाएगा? 6 डिग्री का। तो 15 मिनट के लिए हमारा कोण क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। अब एक त्रिज्या खंड का निर्माण कर रहा होगा इस तरह का, है ना। केंद्र का कोण हमको 90 डिग्री हो गया। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बट्टे 360 डिग्री, 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हम पुट करते ही चल रहे हैं, आर स्क्वायर तो 14 गुने 14, है ना। 7 दूनी 14, 9 चौक 36, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 14 और 11 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 1 5, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए थीटा जब दोनों का सेम हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या देगा? 1 देगा। इससे यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं आप, यहाँ पे दोनों का मान पुट करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। वैसे हम यहाँ पे गुणधर्म से चले हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है जब थीटा दोनों का सेम हो तब। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज PQR है, हम एक त्रिभुज बनाते हैं, है ना। एक त्रिभुज PQR है, इसमें देखिएगा हम क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। एक त्रिभुज PQR है जिसमें QR को S बिंदु तक बढ़ाया गया है। QR को मान लेते हैं हम S बिंदु तक बढ़ाए, है ना। जिसमें PRS जो है 150 डिग्री है। PRS कितना है? 150 डिग्री है। और कोण PQR जो है 80 डिग्री है। PQR ये एंगल 80 डिग्री है। हमसे पूछा जा रहा है QPR ये एंगल पूछा जा रहा है। मान लेते हैं ये एंगल X है। बहिष्कोण पर में आपको पता होगा, बहिष्कोण पर में क्या होता है, यानी ये एंगल जो होगा ना, ये जो बाहर एंगल है बना हुआ, ये एंगल ये दोनों एंगल के योग के बराबर होगा। तो x + 80 बराबर हो जाएगा आपको 150। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? 150 माइनस 80 यानी कि 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है ना। अगला है, r त्रिज्या वाले वृत्त के लिए थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई निकालें। तो थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होगा? पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री, थीटा बाई 180 डिग्री गुने पाई आर। यहाँ पे आपका 2 से गुना करके 2 से भाग करेंगे ना, तो बी ऑप्शन आपका
सही हो जाएगा। थीटा बाई 360 डिग्री गुने 2 पाई आर। यहाँ पे कह रहा है कि अगर ए 45 डिग्री है यानी थीटा 45 डिग्री है तो साइन ए प्लस कॉस ए प्लस टेन ए क्या होगा। तो साइन ए अर्थात साइन 45, कॉस ए अर्थात कॉस 45, टेन ए अर्थात टेन 45। तो साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2 और टेन 45 का मान 1 होता है। 1/√2 क्या हो जाएगा, √2 और √2 का लघुत्तम √2 1 + 1, ये हो जाएगा 2/√2 + 1, कैंसिल करोगे तो √2 होगा ना +1। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या बनेगा। तो वृत्त की त्रिज्या को दुगुनी कर रहे हैं तो 2r बन रहा है ना, तो नए वृत्त का क्षेत्रफल बनेगा 2 गुने πr², यानी πr² बनता है तो πr² तो 4r², अपरन का वृत्त तो आपका हो गया πr², स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4:1। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है, दो वृत्त के परिधियों का अनुपात 2:3 है तो त्रिज्या क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब आपको परिधि का अनुपात दिया रहे तो परिधि से कोई चेंजिंग नहीं आने वाला, यानी आप उसे त्रिज्या के रूप में समझिएगा, है ना। जब भी आपको परिधि का अनुपात दिया रहे तो आप इसे क्या समझेंगे, त्रिज्या के रूप में समझेंगे। तो त्रिज्या समझिएगा कि त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, तो परिधि का अनुपात 2:3 है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या बनेगा। क्षेत्रफल के लिए वर्ग कर देना है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, यानी 4:9। अगला क्वेश्चन है 9 sec² थीटा माइनस 9 tan² थीटा। देखिए भाई साहब, यदि हम इसमें से 9 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा sec² थीटा माइनस tan² थीटा बन जाएगा ना, और ये sec² थीटा माइनस tan² थीटा एक होता है, 9 × 9, यानी बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 8 पाई हो जाता है तो इसका नया क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त की परिधि जो है 2 पाई से बढ़ के क्या बन गया 8 पाई, 8 पाई, पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाता है, r = 4 आ रहा है नए के लिए। तो नए के लिए क्षेत्रफल देख लेते हैं, तो नए के लिए क्षेत्रफल होता है πr², है ना। तो पाई गुने 4 चौके 16, तो 16 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 गुना, क्षेत्रफल जो है नया क्षेत्रफल जो है 16 गुना बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4,7, 0,5 और 5,3 है तो इसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। तो केंद्रक के नियामक होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो सभी x वाले पद को जोड़िए, 4 + 0 + 5, 5 4 9, 9/3 यानी 3, एगो 3 आएगा, है ना। 7 5 12, 12 3 15, 15/3, 3 5 15, 3 और 5, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, -1 - 2 किस चतुर्थांश में है। तो ये भाई आपको तृतीय चतुर्थांश में चिन्ह आपको याद है ना, है ना, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये आपका पहला घर हो गया, ये आपका दूसरा घर है, ये आपका तीसरा और ये चौथा घर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक 4, -5 और मध्य बिंदु 0,0 है तो दूसरे छोर के निर्देशांक क्या होंगे। तो दूसरे छोर के निर्देशांक आपको बन जाएंगे, मध्य बिंदु हमको पता है तो मध्य बिंदु सूत्र हम लगा देंगे, x1 + x2 को हम x मान लिए /2 और y1 + y2 को हम y मान लिए /2। जब हम यहाँ से हम x के लिए तुलना करेंगे तो x बराबर हमारा एगो निकल के आएगा बाहर -4 और y बराबर हो जाएगा 5। तो 4 और 5 y बराबर हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 5 और x बराबर हो जाएगा -4, तो -4 और 5 हो जाएगा आपको बी ऑप्शन सही। ठीक है, तो चलिए हम 60 क्वेश्चन तक रहने देते हैं, है ना। वीडियो बहुत बड़ा बन जा रहा है तो हम कल इसका 40 क्वेश्चन हम आपको और करवा देते हैं, है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, ठीक है ना, छोटा छोटा रहेगा, ठीक रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।